हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स देखिए, बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती 2023 में 21,391 पदों पर आई हुई है, जिसका पेपर जो है 24 सितंबर 2023, 1 अक्टूबर 2023, 7 अक्टूबर 2023 और 15 अक्टूबर 2023 को लिया जाएगा। उसके लिए फ्रेंड्स आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो को कवर करने वाले हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यह बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा का 14/3/2021 का यह क्वेश्चन पेपर है और ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन पेपर है। यही पैटर्न जो है इस बार आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसी तरह के प्रश्न इस बार पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि इस बार 10th लेवल पर आधारित बिहार पुलिस कांस्टेबल का पेपर लिया जाएगा। तो इस पेपर में आपको 10th लेवल के आधारित प्रश्न ही पूछा गया था। तो चलिए इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। पहले प्लीज़ एक बार सेशन को फटाफट लाइक कर दीजिए। देखिए, पहला प्रश्न पूछा गया था कि CNG मुख्य रूप से बनी है। देखिए, अगर आप इसमें 70% मार्क्स ला लेते हैं तो समझिए कि इस बार आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से हो जाएगा। देखिए, CNG इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है इसका फुल फॉर्म, ठीक है। और इसमें मुख्य रूप से जो होता है ये मीथेन से बना होता है। तो राइट आंसर इसका मीथेन हो जाएगा। CH4 मीथेन का फॉर्मूला होता है। मीथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आप देखेंगे बिल्कुल 10th लेवल के प्रश्न ही आपको देखने को इसमें मिलेंगे। अच्छा, यहाँ पर देखिए विश्व नगरी, जिसको कि मेगालोपोसिस शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था। मेगालोपोसिस शब्द इसका मतलब होता है, यूनानी शब्द है यह, और इसका मतलब होता है विशाल नगर, ठीक है। यानी कि विश्व नगरी शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था, तो पहली बार जीन गोटमैन ने किया था। जीन गोटमैन राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि रसोई में प्रयुक्त किए जाने वाले बर्तनों पर न चिपकने वाला परत होती है। तो ये परत जो होती है किसकी होती है, तो फ्रेंड्स टेफ्लॉन का होता है। टेफ्लॉन इसका राइट आंसर हो जाएगा। टेफ्लॉन की ये परत होती है। नॉन स्टिकी बर्तनों पर टेफ्लॉन की परत होती है। चलो उसके बाद देखिए, हाँ ये प्रश्न तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, कीर्ति लता अगर पूछा जाएगा कि किसकी रचना है, तो कीर्ति लता जो है ये विद्यापति जी की रचना है। विद्यापति को मैथिल कोकिल भी कहा जाता है, मैथिल कोकिल कहा जाता है, ये भी आप जरूर ध्यान रखेंगे, मैथिल कोकिल इनको कहा जाता है। कवि विद्यापति की रचना कीर्ति लता की भाषा है। तो फ्रेंड्स यह जो भाषा है यह अवहट है। कौन सी भाषा, अवहट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्न में से छैल छबीला सब रंग में रंगीला बड़ा चित्त का अड़ीला कहूँ देवताओं में न्यारा है पंक्तियों की रचना करने वाले हैं। तो ये पंक्ति जो है इसकी रचना जो है ये किया है ताज बीबी ने। किसने किया है, ताज बीबी ने किया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि निम्न में से कौन राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत है। राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत जो है ये क्या है, चलिए बताएंगे। इसी तरह के प्रश्न जो है अभी भी बिहार पुलिस में जो क्लास 10th लेवल पर आधारित एग्जाम होता है, चाहे वो फायरमैन का हो चाहे वो मद्यनिषेध सिपाही का हो, उसमें प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए बताएंगे इसका राइट आंसर। तो देखिए, सबसे अगर हम बात करें कि राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत जो है, यह सिद्धांत है दैवीय सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है, यह दैवीय सिद्धांत है, ठीक है। और इस सिद्धांत के अनुसार जो होता है इसमें पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि राजा होता है। यानी कि सिद्धांत के अनुसार राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, ठीक है। और इसे राजा के दैवीय अधिकार के सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक लकड़ी है, लकड़ी जो है ये क्या है। लकड़ी जो है यह जो है एक प्राथमिक ईंधन है। लकड़ी एक प्राथमिक ईंधन है, ठीक है, याद रखेंगे, लकड़ी एक प्राथमिक ईंधन है। चलिए, कोयला, लकड़ी, पेट्रोलियम मुख्य रूप से ऊष्मा उत्पादन करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं और इनको प्राकृतिक ईंधन कहा जाता है, प्राइमरी फ्यूल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने कहा है कि इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी है। ये प्रश्न मैंने आपको कई बार कराया हुआ है। इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी है, ये कहा था कार्ल मार्क्स ने। किसने, कार्ल मार्क्स ने। दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो इनकी रचना है, याद रखेंगे, दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और कल से पूरे 100 क्वेश्चन का फुल प्रैक्टिस सेट आपके लिए उपलब्ध करवाया जा रहा है हमारे चैनल के माध्यम से। तो डेली एक टाइम फिक्स कर लिया जाएगा और उस टाइम पर प्रैक्टिस सेट आपको दे दिया जाएगा।
आप लोग प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपकी तैयारी और भी बेहतर हो जाए इन बचे हुए 40-45 दिनों में। चलिए, कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है, तो कोई भी वित्तीय बिल यह प्रस्तावित हो सकता है पहले लोकसभा में, तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है, तो लोकसभा का स्पीकर करता है। अब यहाँ पर देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ जो है स्थानीय कृषि दिया गया है और दूसरी तरफ उनसे संबंधित राज्य दिया गया है। चलिए देखते हैं। दीपा जो है ये छत्तीसगढ़ सही है, पामलू मणिपुर ये भी सही है, यानी कि दोनों सही हो गया। झूम असम, ठीक है, पहाड़ी इलाकों में झूम कृषि की जाती है। और व्यवहार जो है, व्यवहार यह बिहार का नहीं है, व्यवहार मध्य प्रदेश का है, तो यही वाला जो है सुमेलित नहीं है। क्लियर है। एक बार और देख लीजिए, इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं एग्जाम में आपके। निम्न में से किसने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू प्रतिपादित किया था। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत जो है यह प्रतिपादित किया था किसने, तो कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स की जो दास कैपिटल है, दास कैपिटल अभी मैंने बताया था कि कार्ल मार्क्स की रचना है, उसी में अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत दिया गया है। कार्ल मार्क्स राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि वर्ष 2019-20 में भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। तो अगर वर्तमान के संदर्भ में भी पूछा जाएगा तो सबसे ज़्यादा चावल को उत्पादन करने वाला जो राज्य है ये पश्चिम बंगाल है। अच्छा, प्रति हेक्टेयर अगर पूछेगा चावल के उत्पादन में तो सबसे अग्रणी पंजाब है प्रति हेक्टेयर में, और सबसे ज़्यादा पूछेगा तो पश्चिम बंगाल होगा। चलिए, अगला प्रश्न हमारा कि निम्न में से कौन सा मत राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत का समर्थन करता है। देखिए, ध्यान से पढ़िएगा, आप आसानी से इस प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। प्रश्न क्या कर रहा है कि विकासवादी सिद्धांत का समर्थन करता है, इसीलिए मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर के आया हूँ आपके लिए कि एक बार इस पेपर को देख लीजिए। बहुत ही बेहतरीन यह पेपर है और प्रयास करेंगे सभी लोग कि 70% नंबर आप गेन करें इस पेपर में। चलिए, विकासवादी सिद्धांत पूछा गया है। अब देखिए, राज एक कृत्रिम रचना है। प्रश्न को एक बार और पढ़ लीजिए, विकासवादी सिद्धांत का समर्थन करता है। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे कि राज्य मानव समाज के निरंतर विकास का परिणाम है, बिल्कुल विकासवादी सिद्धांत क्या कर रहा है कि इसमें निरंतर विकास है और इसी का परिणाम जो है यह राज्य है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार का वर्णन है। मौलिक अधिकार जो है यह संविधान के भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ से लिया गया है इसको, तो यूएसए के संविधान से लिया गया है। चलिए, ये ट्रांसलेशन है, मतलब अंग्रेजी में आपको ट्रांसलेट करना है। शब्द है यानी कि सेंटेंस है कि यदि आप परिवर्तन का विरोध करते हैं तो आप जीवन का विरोध करते हैं। बिल्कुल, अगर आप परिवर्तन का विरोध करेंगे तो आपकी प्रगति नहीं होगी, आपकी जीवन अवरुद्ध हो जाएगी, बाधित हो जाएगी, यानी कि आप अपने जीवन का ही विरोध कर रहे हैं। सेम चीज़ है, वहीं कह रहा है कि यदि आप परिवर्तन का विरोध करते हैं तो आप जीवन का विरोध करते हैं। चलिए, इसका आप ट्रांसलेशन करेंगे, ध्यान से पढ़िएगा, आप इजीली कर लेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि सभी लोग इसका आंसर आसानी से सॉल्व कर लेंगे। देखिए, इफ़ यू रेसिस्ट चेंज यू रेसिस्ट लाइफ। देखिए, यानी कि आप परिवर्तन का विरोध करते हैं, रेसिस्ट का मतलब ही विरोध होता है, ठीक है, विरोध करना, तो आप अपने लाइफ का विरोध कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, प्रोटेस्ट नहीं होगा, प्रोटेस्ट का मतलब क्या होता है, तो ये धरना वरना देना, ये प्रोटेस्ट होता है। ठीक है, फाइट का मतलब तो आपको पता ही है, लड़ाई है। रजिस्टेंस नहीं होगा, रसिस्ट होगा। ठीक है, चलो उसके बाद देखिएगा कि विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड किस राज्य में स्थित है। ये प्रश्न क्या मैंने नहीं कराया था, बिल्कुल कई बार मैंने आपको कराया हुआ है। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड किस राज्य में है, तो फ्रेंड्स यह जो है यह कर्नाटक में है। ठीक है, कहाँ पर है, कर्नाटक में है। चलिए, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारतीय गायिकाओं में बिजोड़ लता मंगेशकर नामक रचना किसकी है। अच्छा, मैंने हिंदी का आपको बताया था कि हिंदी किस प्रकार से आपको पढ़ना है, जो गद्य वाला सेक्शन है और जो पद वाला सेक्शन है। ठीक है, तो अगर आपने उस वीडियो को देखा होगा, अगर आपने उसके अनुसार पढ़ा होगा तो इस प्रश्न को आप सॉल्व कर लेंगे। देखिए, भारतीय गायिकाओं में बिजोड़ लता मंगेशकर नामक रचना जो है यह किसकी है, तो फ्रेंड्स यह कुमार गंधर्व की है। किसकी है, कुमार गंधर्व की है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला प्रश्न हमारा कि किस कहानी में लहना सिंह प्रमुख पात्र थे। लहना सिंह जो है ये किस कहानी का प्रमुख पात्र है। ये प्रश्न लहना सिंह वाला कई बार बिहार पुलिस में पूछा जा चुका है, तो आप इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। देखिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की एक रचना है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है एक,
उसने कहा था, उसने कहा था, इसी में जो है लहना सिंह प्रमुख पात्र है। ठीक है। अच्छा, फणीश्वर नाथ रेणु की जो कहानी है लाल पान की बेगम, लाल पान की बेगम ये फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है और इसमें जो मुख्य पात्र है ये बिरजू की माँ है। ठीक है, बिरजू की माँ, बिरजू की माँ, तो ये भी जो मुख्य पात्र है इसका याद रखेंगे। ठीक है, बिरजू की माँ है। जयशंकर प्रसाद की कहानी है पुरस्कार, पुरस्कार का जो मुख्य पात्र है ये अरुण और मधुलिका है, अरुण और मधुलिका। ठीक है, तो इसे भी आप जरूर ध्यान रखेंगे। चलिए, पंचायती राज विषय है, सिंपल सा क्वेश्चन, पंचायती राज विषय है तो फ्रेंड्स यह विषय राज्य सूची पर है, राज्य सूची इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि एक दीक्षांत भाषण नामक रचना के रचयिता हैं, एक दीक्षांत भाषण नामक रचना के रचयिता हैं, बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो करेक्ट आंसर इसका फ्रेंड्स हो जाएगा आपका हरिशंकर परसाई, हरिशंकर परसाई। ठीक है। चलिए, जो मैंने बताया था कि हिंदी किस प्रकार से पढ़ना है उसको एक बार देख लीजिएगा, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का। ठीक है। चलिए, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग, ये जो है फ्रेंड्स द सेंटेंस डज नॉट मीन्स। ठीक है। चलिए बताइएगा इसका क्या होगा आंसर। तो देखिए, रेनिंग कैट्स एंड डॉग का अर्थ होता है जोर का वर्षा होना, यानी कि रेनिंग हैविली। ठीक है, रेनिंग हैविली। तो कह रहा है कि इसका मतलब नहीं है, तो इट इज़ रेनिंग कॉन्ट्रेरी टू एक्सपीरियंस और बिलीफ, इट इज़ रेनिंग अनयूजुअली और अनबिलीवली, इट इज़ रेनिंग हैविली, इट इज़ ड्रिजलिंग। देखिए, ड्रिजलिंग जो होता है ना बूंदा बूंदी होता है। मैंने आपको बताया था कि इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग, इसका मतलब होता है जोरदार बारिश। ठीक है, जोर की वर्षा होना, और इसका मतलब जो है समझिए उल्टा बताना है आपको, तो इट इज़ ड्रिजलिंग यानी कि बूंदाबांदी होना। क्लियर। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2000 में बिहार से बनाए गए झारखंड राज्य निर्माण के बाद बिहार विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी है। तो अभी जो है 243 है, कितनी है वर्तमान में 243 है। अच्छा, अलग होने के बाद भी आपको याद रखना है 243 था। ठीक है। चलिए, ये अलग हुआ था कब झारखंड बिहार से, तो 15 नवंबर सन 2000 को, ये जरा डेट आप ध्यान रखेंगे 15 नवंबर। ठीक है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। और विधान अगर पूछा जाए विधान परिषद की तो 75 सीट है वर्तमान में, लोकसभा की 40 है और राज्यसभा की 16 सीट है बिहार में। भारत में तांबा का तीसरा सर्वाधिक उत्पादक राज्य, अब ये प्रश्न पूछने का तरीका देख लीजिए, पहला नहीं पूछा है, सीधे तीसरा पूछ लिया है। पहला जो है ये कौन सा राज्य है, तो पहला भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पहला जो है उत्पादन में ये कौन सा राज्य है, तो पहला मध्य प्रदेश है, दूसरे स्थान पर राजस्थान है और तीसरा स्थान पर झारखंड है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। तो यह आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 40 है, आर्टिकल 40 आप याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 40। ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि बैंक के IFC कोड में कितने अंक होते हैं। IFC कोड पूछा गया है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, अगर इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाए इसमें भी कोई डाउट नहीं है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ठीक है, इसमें जो IFC कोड होता है ये कितने अंक का होता है, तो 11 अंक का होता है। ठीक है, 11 अंक का IFC कोड होता है, आपके खाते पर IFC कोड लिखा होता है, पासबुक देख लीजिए। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय, न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ क्या है बताएंगे। सभी ऑप्शन को मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए, यहाँ पर सारे ऑप्शन को देख लीजिए कि सर्वोच्च न्यायालय को सभी प्रकरणों पर अंतिम अधिकार प्राप्त है, जी नहीं। राष्ट्रपति के विरुद्ध दोषारोपण कर सकता है, ये भी नहीं है। उसके बाद देखिए, उच्च न्यायालय द्वारा निर्णित प्रकरणों की समालोचना कर सकता है, ये भी उचित नहीं है। किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है, बिल्कुल ये जो है ज़्यादा सूटेबल आंसर है। चलो, उसके बाद देखिएगा कि राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के बाद बिहार विधानसभा के निर्वाचित सदस्य की संख्या कितनी थी। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत बिहार विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या 330 से बढ़ा करके 330 से घटा करके 318 हो गई। ठीक है, 318 हो गई। और इसमें जो है मनोनीत सदस्य 318 तो हो गया, लेकिन एक और जोड़ दिया गया तो टोटल 319 हो गया। ठीक है, टोटल 319 हो गया, लेकिन यहाँ निर्वाचित पूछा गया तो निर्वाचित 318 होगा। अगर मनोनीत पूछेगा तो 318 और एक मनोनीत 319 होता, जो कि ऑप्शन बी होता। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से नाजीवाद का संस्थापक कौन सा है। नाजीवाद का संस्थापक हिटलर है, हिटलर जर्मनी का था। ठीक है, जर्मनी का तानाशाह था। चलिए, उसके बाद देखिए
आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किसके शासनकाल से संबंधित है? चरक संहिता चरक की है। चरक संहिता आपको याद होगा, ये आयुर्वेद के प्रख्यात विद्वान थे और ये कनिष्क के दरबारी थे। ठीक है, कुषाण वंश के शासक कनिष्क के। एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक आदर्श वर्णित है, तो ये कहाँ पर? राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन जो होता है ये आर्टिकल 93 के तहत लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर यानी कि उपाध्यक्ष का पद, इनके संबंधी उपबंध वर्णित है इसमें। और सदस्य जो होते हैं लोकसभा के वो अपने में से ही इन दोनों को, स्पीकर एक को चुनते हैं और एक को डिप्टी स्पीकर चुनते हैं। ठीक है, तो लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभापति तथा उपसभापति का पद रिक्त होने पर, अब यहाँ से आप समझ सकेंगे सभापति होता है कहाँ? राज्यसभा में। ठीक है, और उपसभापति राज्यसभा में ही होता है और लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं। चलिए, सभापति और उपसभापति का पद रिक्त होने पर कौन राज्यसभा की अध्यक्षता करता है? तो अगर दोनों लोगों का पद रिक्त है तो उस कंडीशन में जो है राष्ट्रपति जिस व्यक्ति को नियुक्त करेगा वही अध्यक्षता और उपाध्यक्षता यानी कि सभापति और उपसभापति होगा। निम्नलिखित में से क्या मौद्रिक एवं साख नीति का इंस्ट्रूमेंट नहीं है? मौद्रिक और साख नीति जो होता है फ्रेंड्स, ये आरबीआई का जो मौद्रिक नीति आपने पढ़ा होगा उसमें क्या होता है कि ये वैधानिक तरलता अनुपात, जिसको कि अंग्रेजी में SLR कहा जाता है, और एक होता है नगद आरक्षित अनुपात कैश रिजर्व रेशियो CRR, और एक रेपो रेट होता है। ठीक है, तो यही होता है इसका मौद्रिक एवं साख नियंत्रण इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पर देखिए वैधानिक तरलता, रेपो रेट और नगद आरक्षित यानी कि CRR है, ये वाला सार्वजनिक ऋण नहीं है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थानीय पवन है और उनके प्रवाह क्षेत्र में दिया गया है कि कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है। देखिए बोरा जो है ये कहाँ की पवन है बताएंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए बोरा इटली का है, मिस्ट्रल ऑस्ट्रेलिया का नहीं है। मिस्ट्रल जो है यह स्पेन और फ्रांस में बहती है, स्पेन और फ्रांस में बहती है, तो यही वाला सुमेलित नहीं है। बाकी खमसिन मिस्र, ये खमसिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खमसिन मिस्र के स्थानीय पवन है, ये याद रखेंगे आप। हरमटन अफ्रीका के पश्चिमी घाट पर बहता है, इसको गिनी तट पर डॉक्टर हवा भी कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी सुमेलित नहीं है, बाकी सारे सुमेलित हैं। राजपूत काल में समाज में किस नवीन जाति का उद्भव हुआ? किसका उदय हुआ था? तो ये कायस्थ थे। ठीक है, कायस्थ राइट आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा यानी कि संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, संसद के किसी भी सदन में महाभियोग लाया जा सकता है। ठीक है, तो राइट आंसर संसद द्वारा हो जाएगा, आर्टिकल 61 में महाभियोग है। चलिए, स्कर्वी नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो स्कर्वी जो होता है ये एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से होता है। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन C को कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसे हिंदी सोनेट का साधक माना जाता है? हिंदी सोनेट का साधक जो है ये किसको माना जाता है? तो फ्रेंड्स ये त्रिलोचन को माना जाता है। किसको माना जाता है? त्रिलोचन को। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? तो केवल 6 महीने तक। 6 महीने के भीतर उसको किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए, चाहे वो लोकसभा का सदस्यता ले ले या राज्यसभा का। ठीक है, उसी तरह से राज्यों में भी होता है, या तो विधान परिषद का सदस्य हो या फिर विधान सभा का। तो 6 महीना इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए गुटनिरपेक्षता की जो विदेश नीति है इसके जन्मदाता कौन थे? तो ये भारत के हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा रोग थायराइड ग्रंथि से संबंधित नहीं है? अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, थायराइड ग्रंथि से संबंधित रोग नहीं पूछा गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे एडिसन रोग, एडिसन रोग जो होता है यह थायराइड से संबंधित नहीं है। ठीक है, एडिसन नहीं है। बाकी देखिएगा इसमें से ऑवटू माना होता है जिसको कि क्रेटिनिज्म कहा जाता है, हाशीमिटो रोग और प्लूमर रोग, ये ऑवटू माना होता है, हाशीमिटो और प्लूमर रोग अंग्रेजी में भी यहाँ पर दिया गया है, ये थायराइड ग्रंथि से संबंधित है। एडिसन जो है यह थायराइड से नहीं संबंधित है, ये अधिवृक्क ग्रंथि से संबंधित है। किससे है? यह अधिवृक्क ग्रंथि से संबंधित है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी ऑप्शन को एक बार पढ़ लीजिए
कि जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार है। ठीक है, लोकतंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लीग ऑफ नेशन कब अस्तित्व में आया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लीग ऑफ नेशन जो है अस्तित्व में आया था 10 जनवरी 1920 को। ये डेट आपको निश्चित रूप से याद रखना है। 10 जनवरी 1920 को प्रथम विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद इसका गठन किया गया, ताकि इस तरह का युद्ध भविष्य में न हो। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है और एप्रोप्रिएट शब्द यहाँ चुनना है आपको। ये आप पढ़ेंगे। ठीक है, कि द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। ठीक है, दिस लाइन्स लाइक बाई पंडित जवाहरलाल नेहरू आर द कंक्लूडिंग लाइन। इसको भरना है। चलिए बताइएगा इसमें से क्या भरेंगे आप। सभी ऑप्शन को पढ़िए। लिखा गया है कि ये लाइन जो है ये पोएम का नाम लिखना है और ये रिटन बाय किसके द्वारा लिखा गया है। चलिए, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। दिस लाइन्स लाइक्ड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू आर द कंक्लूडिंग लाइन ऑफ द पोएम। पोएम का नाम लिखना है और ये रिटन बाय मतलब लिखा गया है किसके द्वारा। चलिए बताइएगा राइट आंसर इसका क्या होगा। तो देखिए ये जो है लिखा गया है स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन ए स्नोवी इवनिंग बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, एक गेंदबाज ने लगातार 15 मैच में, देखिए ये जो है इसका दिया गया है यहाँ पर, और इसमें से पूछा गया है कि बहुलक आंकड़े में से क्या है। तो जो सबसे ज़्यादा बार आया हुआ है वही तो बहुलक होगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा बार क्या आया है, सबसे ज़्यादा बार इसमें 2 आया हुआ है। देखिए 2 कितना बार आया, एक बार, एक यहाँ 2 बार, 3 बार, एक 4 बार आया हुआ है। तो 4 बहुलक है। 5 देखिए 5 दिख रहा है बहुत बार, तो 5 एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, मात्र 3 बार आया हुआ है। तो बहुलक 2 है इसमें। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा होता है वही बहुलक है। उसके बाद देखिए अंत्योदय अन्न योजना जो है इसका उद्देश्य क्या है। अच्छा, ये जो अंत्योदय अन्न योजना है ये लॉन्च किया गया था सन 2000 में। क्लियर, याद रखेंगे। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो अंत्योदय अन्न योजना यह जो है गरीब परिवारों को सस्ता गेहूं और चावल आवंटित करना है, जो राशन मिलता है ना, आपने देखा होगा। चलो उसके बाद देखिएगा कि मेरी जेल डायरी, यह रचना किसकी है। मेरी जेल डायरी यह रचना जो है यह किसकी है। तो देखिए फ्रेंड्स, यह रचना जो है यह जयप्रकाश नारायण जी की है। ठीक है, चलिए निम्न में से कौन सा जीवाणु दूध से दही जमाने में सहायता करता है। तो ये लैक्टोबैसिलस है। कौन सा जीवाणु है, लैक्टोबैसिलस है। उसके बाद देखिए सांख्यिकी के मानक विचलन का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। सांख्यिकी के मानक विचलन का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो ये किया था कार्ल्स पियर्सन ने। ठीक है, कार्ल्स पियर्सन ने, याद रखेंगे। राज्यों की विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य, तो देखिए राज्यों की विधान परिषद की जो न्यूनतम सदस्य संख्या निर्धारित किया गया है ये उस राज्य के विधानसभा के कुल सदस्य संख्या का 1/3 से अधिक नहीं होगा। और न्यूनतम पूछा गया तो 40 से कम नहीं होगा और 1/3 से अधिक नहीं होगा। वहीं अगर आपसे विधानसभा पूछ ले तो विधानसभा में 500 से अधिक नहीं होगा और न्यूनतम 60 होगा। ठीक है, 60 से कम नहीं होगा मतलब। चलो उसके बाद देखिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त अथवा 2 अन्य चुनाव आयुक्तों के मध्य मतभेद होने पर कौन मामले का निर्णय लेता है। मामले का निर्णय जो है यह कौन लेता है। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए ये जो मामला है इसका निर्णय लेता है, बताइए, तो स्वयं चुनाव आयोग जो है यह मामला जो है अपने संज्ञान में लेता है। चलिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि यदि पी क्यू से 40% कम है तो क्यू पी से कितना प्रतिशत कम है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। कैसे इसको सॉल्व करते हैं, तरीका ये है, आर यानी कि जो परसेंट दिया गया है, फिर आर 100 माइनस आर इंटू 100 होता है। तो यहाँ आर कितना है, 40% कम, कम वाला कंडीशन में 40, 100 माइनस 40 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, गुना 100 कर देंगे। ठीक है, तो 2 जीरो से 1 0 कट जाएगा और ऊपर बच गया 400 और बटा 6 बच गया। तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो ये आपका फिर से काट देंगे तो 2 3 6 हो जाएगा और ये 200 हो जाएगा। तो 200 बटा 3 यानी कि 66.66%। चलिए उसके बाद देखिए अनिल, दीपक तथा दिनेश मिल करके किसी कार्य को कितना दिन में करते हैं, 35 दिन में करते हैं। अब कह रहा है अनिल तथा दिनेश मिल करके इस कार्य को 60 दिन में करते हैं। ठीक है, तो पूछा गया है कि दीपक अकेले कितना कर ले जाएगा। इसको सॉल्व करना है, 60 गुना 35 और नीचे कर देंगे आपका 60 माइनस 35। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ऊपर गुना करेंगे तो ये 2100 आ जाएगा और इधर 25 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 84 दिन इसका आंसर आ जाएगा। 84 दिन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगर हो गया, ठीक है, कर रहे हैं यहाँ पर कि इसका त्रिज्या कितना दिया हुआ है, त्रिज्या आधार का 30 दिया गया है, ऊंचाई कितना दिया गया है
तो ऊंचाई जो है, हाइट जो है, ये इसका 16 दिया गया है। ठीक है। अच्छा, अब कह रहा है कि इसको 14 रुपया प्रति वर्ग सेंटीमीटर जो है इसको रंगने में, तो शंकु का बाहर रंगने का कुल खर्च। तो इसके लिए हमें क्या, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना होगा शंकु का, जो कि कितना होता है, पाई आर एल होता है। हमारे पास देखिए आर है, पाई का वैल्यू भी ज्ञात होता है, एल नहीं है, ये एल होता है। तो इसको हम लोग निकाल लेंगे। यहाँ पर देखिए समकोण त्रिभुज बन गया। अब यहाँ से हम एल कैसे निकालेंगे, ये आपका क्या हो गया, विकर्ण हो गया। तो विकर्ण यानी कि एल निकालेंगे तो रूट अंडर हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच कितना दिया गया है, एच 16 दिया गया है, यानी कि 16 का स्क्वायर कर देंगे प्लस कितना, 30 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, रूट अंडर। अब चलिए इसको सॉल्व करेंगे। आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, मैं हिंट्स दे देता हूँ। ये 34 आ जाएगा निकल के। ठीक है, तो जब हमें एल 34 आ गया तो पाई का मान यहाँ पर कितना होता है, 22/7 होता है। ठीक है, आर हमें पता है, आर कितना है, 30 है, और ये कितना निकल के आया है, 34 आया है। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसका जो है क्षेत्रफल आपका निकल के आ जाएगा। क्लियर। अब कह रहा है, अब यहाँ देखिए 14 है, इसको हम लोग 7 को इसी तरह से रहने देंगे ताकि काटने में सुविधा होगा। इसमें 14 से गुना कर देंगे तो 7 गुना 14। अब इन सबको आप क्या करिए, गुना कर दीजिए, तो ये आराम से आपका निकल के आ जाएगा कितना, ये निकल के आ जाएगा आपका 44,880 रुपया। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा फ्रेंड्स। चलिए उसके बाद देखिएगा, इसको सॉल्व करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। मैं आंसर इसका बता देता हूँ, -60/4 इसका आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए, भारत में नीति आयोग कब स्थापित किया गया, नीति आयोग जो है यह स्थापित किया गया था कब, तो फ्रेंड्स 2015 में 1 जनवरी के दिन। क्लियर, 2015 इसका राइट आंसर हो जाएगा 56 का। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि यहाँ पर देखिए ये दिया गया है डायग्राम, और यहाँ से पूछ रहा है, ज़रा ध्यान से इसको देख लीजिएगा कि P3 का राजस्व दे दिया गया है कितना, तो 38,100। उत्पाद में P3 का व्यय कितना है, तो मान लीजिए इसका जो व्यय है, लागत है, इसको हम लोग x मान लेते हैं। ठीक है, अब कह रहा है P3 का, अगर x है तो ये कितना है, 27% हो रहा है। ठीक है, तो x प्लस 27%, किसका, x का 27%। ठीक है, तो x प्लस ये आपका 27x/100 हो जाएगा, यही हो जाएगा ना। अब इसको हम सॉल्व करेंगे फर्दर, तो ये कितना आ जाएगा, 127x/100 आ गया। क्लियर। अब क्या है, तो 127x/100 जो है ये कितना दे रखा है, इसका P3 का राजस्व 38,100 रुपया। तो यहाँ पर देखिएगा 127x/100 गुना कितना, 38,100 रुपया। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। क्लियर है। अब यहाँ से सॉरी नहीं, गुना नहीं करेंगे ना, ये बराबर दे रखा है, उल्टा मैंने कर दिया। 127x/100 इक्वल टू कितना है, ये 3800 रुपया है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, x का वैल्यू निकाल लेंगे, यही x की वैल्यू इसकी आंसर हो जाएगा, जो कि 30,000 रुपया आएगा। चलो उसके बाद देखिएगा, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। द जज फाउंड हिम, खाली स्थान दिएगा, ऑफ मर्डर। तो फाउंड हिम क्या होगा, गिल्टी, मर्डर का दोषी पाया गया, तो फाउंड हिम गिल्टी ऑफ मर्डर। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए, सेलेक्ट द, इसी प्रकार से है, फ्रेज दिया गया है, वन हु इज़ आउट गोइंग। इसका मतलब क्या होता है, वन हु इज़ आउट गोइंग। ठीक है, तो इसका जो होगा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वो आपका हो जाएगा यहाँ पर वेगाबॉन्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि घुमंतु। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इडियम ही है, टू जंप ऑन द बैंड वैगन। इसका क्या मतलब होगा, टू जंप ऑन द बैंड वैगन का अर्थ है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, टू फॉलो पॉपुलर। ठीक है, टू फॉलो पॉपुलर ट्रेंड्स हो जाएगा। चलिए, ज्वाइन ग्रोइंग मूवमेंट इन द सपोर्ट ऑफ समवन और समथिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1961 में पहली बार दोनों सदनों में गतिरोध दूर करने के लिए संयुक्त अधिवेशन किस विधेयक के लिए बुलाया गया था। तो अब तक जो है 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है। संयुक्त अधिवेशन जो है ये आर्टिकल 108 में है, ध्यान रखिएगा। पहली बार दहेज विरोधी अधिनियम को पारित करने के लिए 1961 में बुलाया गया था। दूसरी बार बुलाया गया था 1978 में बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक पर विचार करने के लिए, और तीसरी बार 2002 में आतंकवादी विरोधी विधेयक को पास करने के लिए। ठीक है, चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट 2020-21 में, अब आपको 2023-24 याद रखना है। देखिए, केंद्रीय बजट 2023-24 में सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा का लक्ष्य क्या निर्धारित किया गया है, बताइएगा। तो ये किया गया है 5.9%। अब नया वाला आंकड़ा आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि रिक्त स्थान फिल करना है। बूढ़ा आदमी अपने किससे दुखी है, जवानी से, बचपन से, प्रशंसा से, बुढ़ापे से। तो बूढ़ा आदमी अपने बुढ़ापे से दुखी होगा, बुढ़ापा राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए यहाँ पर देख दिए गया है कि रेखांकित जो खंड है उसको प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। अब रेखांकित है कि गणतंत्र दिवस की परेड में सैनिक कदम तालों कर रहे हैं, तो ये तो सही है नहीं, पढ़ने में ही कठिनाई हो रही है, इसका मतलब ये गलत दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो देखिए हो गया कि सैनिक कदम ताल कर रहे हैं, ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतिम मौर्य शासक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बृहद्रथ था, ठीक है, पुष्यमित्र शुंग ने इसको अपदस्थ करके शुंग वंश की स्थापना मगध पर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्न पूर्वोत्तर राज्यों में से किसमें महिला साक्षरता दर तुलनात्मक रूप से न्यूनतम है। इनमें से बताना है कि किसमें महिला साक्षरता दर न्यूनतम है। तो न्यूनतम इसमें असम में है, किसमें है, असम में है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि नहीं त्रुटि है। हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा होता है, बताएंगे इसमें कहाँ पर त्रुटि दिया गया है। चलिए बताइए, परिश्रम का फल मीठा होती है दिया गया, परिश्रम का फल मीठा होता है, ठीक है, होता है, तो ये मीठा होता है यहाँ पर होगा, मीठा होती है नहीं होगा, तो ये वाला पार्ट जो है एरर है इसमें। चलिए उसके बाद देखिएगा विकल्प का चयन करना है। अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरा है, इसका मतलब क्या होता है, तो अंधे के हाथ बटेर लगना यानी कि बहुत कम परिश्रम करके ही कोई कीमती वस्तु मिल जाए या बिना परिश्रम के ही मिल जाए। तो देखिए बिना परिश्रम के, बिना प्रयास के कीमती वस्तु मिल जाए, ठीक है। चलिए ये वाला होगा। उसके बाद देखिए पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। कुबेर, कुबेर का मतलब क्या होता है, कुबेर का मतलब क्या होता है बताएंगे। कुबेर का मतलब जो है ये आपका क्या होगा, इसमें से यक्षराज हो जाएगा, ठीक है, यक्षराज हो जाएगा। दिए गए वाक्यांश में एक शब्द चुनिए। जो मोक्ष चाहता हो उसको, जो मोक्ष चाहता हो उसको मुमुक्षु कहा जाता है, मुमुक्षु कहा जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु, देखिए मुमुक्षु इच्छा, मोक्ष की इच्छा रखने वाला। विनोद कुमार शुक्ल को 1999 का साहित्य अकादमी पुरस्कार उनके किस उपन्यास के लिए दिया गया। तो इनका उपन्यास जो है ये किसके लिए दिया गया था, ये आपसे पूछा गया है। तो फ्रेंड्स ये दिया गया था आपके दीवार में एक खिड़की रहती थी, इसी के लिए दीवार में एक खिड़की रहती थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे 72 नंबर कि निम्न में से कौन सा प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में ही अनुमोदित होता है, सिर्फ लोकसभा में ही अनुमोदित होता है, बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जरा सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़ लीजिए फिर करेक्ट आंसर बताइएगा, यहाँ से चुन करके बताना है। तो देखिए यहाँ पर जो है निंदा प्रस्ताव, उसके बाद स्थगन प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव, ये लोकसभा में होता है। तो 1, 2 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भुगतान संतुलन के प्रतिकूल होने की दशा में निम्नलिखित में से कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक होता है, कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक होता है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अवमूल्यन, ठीक है, अवमूल्यन इसका राइट आंसर हो जाएगा, डिवैल्यूएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दिए गए शब्द का विलोम चुनना है। यश का क्या होगा, तो यश का जो है, यश मतलब प्रसिद्धि होता है और उपयश मतलब, अपयश मतलब बदनामी होता है। चलिए उसके बाद देखिए जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय औसत से अधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है। तो फ्रेंड्स यह संख्या जो है कितनी है, तो यह संख्या जो है यह आपका टोटल जो है 16 है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्न प्रदेशों में से किसमें 2018 में प्रति व्यक्ति जनसंख्या घनत्व द्वितीय सर्वाधिक था। द्वितीय सर्वाधिक जो रहा था ये कहाँ पर रहा था, तो द्वितीय सर्वाधिक अफ्रीका में रहा था, सबसे ज़्यादा एशिया में है, ठीक है, सबसे ज़्यादा एशिया में है और द्वितीय सर्वाधिक जो है ये आपका अफ्रीका में है। नेक्स्ट है कि उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ था, तो मुंडा विद्रोह आपको पता है, बिरसा मुंडा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 1930 और 31 में बराही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को किस जिला में नाकाम कर दिया था। बराही हुकूमत ने किस जिला में जो है अंग्रेजी हुकूमत को नाकाम कर दिया था, तो फ्रेंड्स ये कर दिया था गया में, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए भारत में ग्रामीण संख्या की आबादी की कितना प्रतिशत जनसंख्या प्राइमरी शिक्षा की सुविधा पाती है। प्राइमरी शिक्षा की सुविधा जो है ये कितना प्रतिशत पाती है, तो प्राइमरी शिक्षा की सुविधा जो है फ्रेंड्स ये लगभग 94% लोग पा लेते हैं। चलो उसके बाद देखिएगा कि भारत में पहला कौन सा विश्वविद्यालय होगा जो निजी व्यवस्था के देखरेख में होगा, बताइएगा कौन सा विश्वविद्यालय होगा जो निजी व्यवस्था के देखरेख में होगा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा बताइएगा, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए ये जो विश्वविद्यालय होगा ये आपका होगा राजीव गांधी कंप्यूटर विज्ञान राष्ट्रीय विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश नीला लगता है, ये प्रश्न बहुत बार रिपीट होता है। आकाश नीला लगता है प्रकीर्णन के कारण, ठीक है। तो देखिए लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल में अधिक प्रकीर्ण होती है, ऑप्शन नंबर इसका बी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। 1 माइक्रोन बराबर होता है, तो ये होता है 10⁻³
मिलीमीटर होता है। तो इसमें से देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये सारे बीपीएससी में प्रश्न पूछे गए हैं। तो बीपीएससी वाला ये भी देखिए बीपीएससी में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो एक बार बीपीएससी वाला साइंस मैंने कवर करा दिया है घटनाचक्र, उसको भी आप देख लीजिएगा। अति चालक का लक्षण शून्य पारगम्यता है। क्या है? शून्य पारगम्यता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि वर्षा की बूंद गोलाकार आकृति का कारण क्या है? तो ये पृष्ठ तनाव है, सरफेस टेंशन है। किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? तो रेडियम पिच ब्लेंड से प्राप्त किया जाता है। नींबू खट्टा होता है, तो नींबू जो है सिट्रिक एसिड के कारण खट्टा होता है, सिट्रिक अम्ल के कारण। विरंजक से के लिए कौन सा असत्य है? तो यह जल में अधिक विलय है, यही गलत है। जल में ये अल्प विलय होता है। कैसा है? जल में अधिक नहीं, अल्प विलय होता है। तो ये वाला कथन सही हो जाएगा क्योंकि यह गलत है, बाकी सारे सही हैं। चलिए पारद धातु मिश्रण है, तो पारदयुक्त मिश्र धातु के, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोयले का सामान्य प्रकार जो है ये कौन सा है इसमें से? तो कोयले का सामान्य प्रकार जो है ये आपका इसमें से कौन सा है? बिटुमिनस है। एंथ्रासाइट सबसे उच्च कोटि का होता है। चलिए भारत की राष्ट्रीय स्तनी कौन सी है? तो राष्ट्रीय स्तनी जो है ये आपका बाघ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि जल से बाहर निकाल लिए जाने पर मछलियाँ मर जाती हैं, क्योंकि मछलियाँ क्यों मर जाएंगी? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ये सांस नहीं ले पाती हैं। ठीक है। चलो उसके बाद देखिएगा कि मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी है? तो ये खोखली होती है, खोखली होती है पैर की हड्डी। चलिए उसके बाद देखिए आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज कौन सा है इसमें से? तो क्रो मैग्नन मानुस है। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? तो हरगोविंद खुराना को जो है सम्मानित किया गया था किसके लिए? तो फ्रेंड्स यह जीन संश्लेषण के लिए। ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए नकदी फसल से सम्मिलित नहीं है इनमें से कौन? नकदी फसल जो है गेहूं नहीं होगा, बाकी कपास गन्ना जूट नकदी फसल हैं। भारत का पहला उर्वरक संयंत्र कहाँ लगाया गया था? तो ये सिंदरी में लगाया गया था। ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 97 है कि औद्योगिक कस्बों में कौन छोटा नागपुर के पठार पर स्थित है? तो इसमें से आपका रांची हो जाएगा। दामोदर नदी निकलती है, तो ये छोटा नागपुर के पठार से दामोदर नदी निकलती है। ठीक है। चलो पूर्व समुद्रों की स्वामिनी किसको कहा जाता है? तो ये श्रीलंका को कहा जाता है। भारतीय संविधान को अपनाया गया था किसके द्वारा? अपना आंसर कमेंट करके इसका बता दीजिएगा और अपना स्कोर बता दीजिए कि क्या आपने 70% ला दिया है। वीडियो को लाइक